आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो लीडरशिप को एक नई सोच से समझती है। नाम है लीडरशिप स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स फील्ड मैनुअल, जो लिखी है जोको विलिंग ने और इसे नरेट किया है बुक ऑक्स ने। अब सोचो, टीम लीडर बनाना कोई आसान काम नहीं है ना? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टफ डिसीजंस और अपनी इनसिक्योरिटीज को सामना करना पड़ता है। पर एक अच्छी बात यह है कि आज के ज़माने में टीम लीडर बनना लाइफ और डेथ का सवाल नहीं होता। हमारी डेली लाइफ में जो स्किल लीडरशिप हम सीखते हैं वो मिलिट्री ऑपरेशंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। जब जोको विलिंग ने जो एक्सपीरियंस लिया वो बहुत इंटेंस था। उन्होंने अपनी नेवी सील प्लेटून के लीड किया था और जब उन्होंने अपनी टीम को लीड किया तब उन्होंने जो लीडरशिप की स्किल्स सीखे वो हमारी एवरीडे लाइफ में भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जैसे बिजनेस को चलाना या अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करना। अगर तुम्हें लगता है कि मिलिट्री का मतलब बस ऑर्डर्स देना और फॉलो करना होता है तो सोच समझ के दोबारा सोचो। जोको के लेसन्स ये नहीं है। उन्होंने हमें यह समझाया कि लीडरशिप का असली एसेंस ह्यूमिलिटी, ईगो के साइड में रखना और म्यूचुअल ट्रस्ट और रेस्पेक्ट पे बेस्ड रिलेशनशिप्स बनाना है। और ये चीज़ सिर्फ मिलिट्री में ही नहीं, हम सब की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। लीडरशिप का असली मतलब ये है दूसरों की मदद करके अपने आप को समझना। चैप्टर 1। सोचो, एक इंटेंस सीन है। एक टीम ऑफ नेवी सील्स है जो एक रिस्की ट्रेनिंग मिशन पे निकली हुई है। उन्हें एक ऑफशोर ऑयल रिग पे अटैक करना है, लेकिन प्लान कुछ स्मूथ नहीं चल रहा। जैसे ही वो रिग के करीब पहुंचने वाले होते हैं, टीम रुक जाती है। गन्स रेडी हैं, पर उन्हें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ये प्रॉब्लम थी। रिग पे दुश्मन छुपने के लिए बहुत जगह थी, लेकिन सील्स के पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कम जगह थी। टाइम बढ़ता जा रहा था और सब लोग अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से अपने टारगेट को स्कैन कर रहे थे। पर जब तुम अपने गन के साइड के अंदर देखते हो तो सिर्फ वो देख पाते हो जो तुम्हारे गन की लाइन ऑफ साइट में होता है। तुम बाकी सब चीज़ें मिस कर लेते हो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो किसी के अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, थोड़ा स्टेप बैक लेना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी सिचुएशन को क्लियरली देखने के लिए तुम्हें अपने आप को थोड़ा पीछे करना होता है। और लकी फॉर दिस सील टीम उनके पास जोको विलिंग था। जोको ने प्रिसाइसली जाना कि क्या करना है। उसने अपने वेपन ऊपर हाई पोर्ट पोजीशन में रखना और अपने आसपास को अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू किया। इससे उसे पूरी सिचुएशन का एक क्लियर पिक्चर मिल गया। अब वो देख पा रहे थे कि आगे किस टाइप के ऑब्स्टिकल्स हैं और कौन सा रास्ता उन्हें चूज करना चाहिए। फिर जोको ने इनिशिएटिव लिया और ऑर्डर दिया, होल्ड लेफ्ट, मूव राइट। ये सिर्फ एक सिंपल ऑर्डर नहीं था, ये एक लीडरशिप का पावरफुल डिमॉन्स्ट्रेशन था। जोको ने जो सीखा वो ये था कि कभी कभी अपने आप को सिचुएशन से थोड़ा डिटैच करना एक लीडर का सबसे पावरफुल टूल हो सकता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है और तुम्हें लगता है कि जो करना है वो सबके साथ नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा स्टेप बैक लो। और ये लिटरली भी कर सकते हो। अगर आप अपने डेस्क पर या एक कन्वर्सेशन में बस अपने आप को थोड़ा पीछे करना पड़ता है, एक गहरी सांस लेना, अपना हेड उठाओ, दोनों डायरेक्शंस में देखो, अपने इमोशंस को साइड में रखो और जो सच में हो रहा है उसे देखो और सुनो। ये तुम्हें अपने सिचुएशन को बेटर समझने में मदद करेगा और तुम्हें एक क्लियर रैशनल डिसीजन लेने का माइंडसेट देगा। इससे तुम्हारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तुम्हारे इमोशंस के इन्फ्लुएंस से काफ़ी कम होगा और तुम फोकस रख पाओगे। जब जोको अपने मिलिट्री कैरियर में और आगे बढ़े तब उन्होंने और भी कई वैल्यूएबल लेसन सीखे जो लीडरशिप रोल्स में काफ़ी मददगार हो सकते हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस में हो या बाहर किसी भी बिजनेस या टीम लीडरशिप में हो। अगले ऑक्स में हम ऐसे ही और टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज देखेंगे जो तुम्हारे लीडरशिप स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। तो स्टे ट्यून्ड ऑन बुक ऑक्स। चैप्टर 2। तो बिजनेस लीडर्स को मिलिट्री से क्या सीखने को मिल सकता है। तुम्हें शायद बिजनेस वर्ल्ड में
कुछ एग्रेसिव और मिलिट्रिस्टिक टर्म्स सुननी होंगी, जैसे टेक ऑन प्रिजनर्स या गो ऑल आउट। पर जब बात लीडरशिप की होती है तो ये टर्म्स जरूरी नहीं कि बेस्ट अप्रोच हो। सबसे जरूरी है बैलेंस। जो को अपने नेवी सील कैरियर में खुद भी बेकार लीडरशिप का एक्सपीरियंस देख चुके हैं। उनके दूसरे प्लेटून में एक टीम कमांडर था जो अपनी आइडियाज के अलावा किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं था। इस एरोगेंस ने टीम को मोराल को सीरियसली डैमेज कर दिया। जैसे जैसे ये सिचुएशन बढ़ती गई, उन्हें एक नए लीडर और कमांडर को लाने की जरूरत पड़ गई। की मैसेज क्या है? अच्छी लीडरशिप 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, लीडरशिप का डिक्टोमी और एक्सट्रीम ऑनरशिप। जब जोको लोगों को लीडरशिप के बारे में बताते हैं तो वह एक्सपर्ट करते हैं कि उन्हें एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच मिलेगा जिसमें स्ट्रिक्ट हायरार्की हो, जहां सब लोग बिना सवाल की बॉस की बात मान लें। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि मिलिट्री और बिजनेस वर्ल्ड में जो बेस्ट लीडर्स होते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते। अच्छी लीडरशिप में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम बहुत एग्रेसिव हो या बिल्कुल हैंड ऑफ या ज़्यादा बात करते हो या बिल्कुल क्वाइट रहते हो या बहुत डिसिप्लिन हो या बिल्कुल पुश ओवर बन जाते हो तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। और बैलेंस तभी आता है जब तुम अपनी लीडरशिप स्टाइल को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हो। जैसे एक क्रिकेटर जो हर पिच के अपने शॉट्स को थोड़ा मॉडिफाई करता है, वैसे एक लीडर को अपने अप्रोच को टीम की ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ये लिस्ट चलती ही जाती है, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है वो है सक्सेसफुल लीडरशिप। सक्सेसफुल लीडरशिप का मतलब है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना जो म्यूचुअल ट्रस्ट और रेस्पेक्ट पर बेस्ड होता है। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी एक लीडर अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता है, उन्हें डेडिकेट करके रख सकता है और उन्हें विक्ट्री तक ले जा सकता है। अगर तुम इनफ्लेक्सिबल हो और अपनी टीम के आइडियाज सुनने के लिए रेडी नहीं हो तो ये कभी नहीं हो सकता। एक सक्सेसफुल लीडर वही है जो रेस्पेक्टेड होता है, और ये रेस्पेक्ट तभी आता है जब टीम के खुद लोग आपकी रेस्पेक्ट और प्रोटेक्टेड फील करते हैं। जब बात आती है रेस्पेक्ट पाने की तो जोको का मानना है कि एक्सट्रीम ऑनरशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सट्रीम ऑनरशिप का मतलब है हर प्रॉब्लम, मिस्टेक और फेल्ड प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है अपनी गलतियों का ब्लेम खुद पर लेना, नो एक्सक्यूजेस। इसलिए इसे एक्सट्रीम कहा गया है। अगर तुम्हारे टीम मेंबर ने कोई मिस्टेक की, लेट आए या अपना काम अच्छे से नहीं किया तो तुम्हें ही उस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। आखिरकार उनकी फेलियर ये दिखाती है कि तुम्हें उन्हें अच्छे से ट्रेन नहीं किया, या फिर हो सकता है कि तुमने उन्हें ये समझाया ही नहीं कि उनका रोल कितना इम्पॉर्टेंट और ये टीम के सक्सेस के लिए कितना ज़रूरी है। जब तुम्हारे टीम प्रोजेक्ट में फेलियर होती है तब उसका ब्लेम सिर्फ और सिर्फ लीडर पर आता है। और एक बात याद रखो, ब्लेम गेम खेलना किसी भी सिचुएशन में कभी भी अच्छा नहीं लगता। चैप्टर 3 एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि लोग या तो कुछ स्पेशल स्किल्स और टैलेंट के साथ पैदा होते हैं या फिर नहीं, पर यह बिलीफ बिल्कुल गलत है। सच ये है कि कोई भी इंसान अपने काम में बेहतर हो सकता है, चाहे वो कोई भी जॉब हो। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर तुम सडनली अपनी टीम को लीड कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। और अगर तुम्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम हो रहा है, मतलब तुम्हें लग रहा है कि जो पोजीशन तुमने ली है वो तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम्हें ये फीलिंग ज़रूरी नहीं कि पहली बार एक्सपीरियंस हो। अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो टेंशन मत लो। तुम्हारे लिए बहुत बेटर है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ना कि तुम्हें एरोगेंस आए और तुम्हें लगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो परफेक्ट और अनटचेबल है। यहाँ पर की मैसेज है, लीडरशिप के कोर प्रिंसिपल में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं ह्यूमिलिटी और विलिंगनेस को पिक अप ब्रेस। अब ये पिक अप ब्रेस का क्या मतलब है? ये फ्रेज उन जॉब से आता है जो रिवॉर्ड के लिए नहीं होते हैं, जैसे टारगेट प्रैक्टिस के बाद जितने भी बुलेट सेल ग्राउंड पे गिरते हैं उन्हें उठाना। ये काम थोड़ा डर्टी और मुंडेन लगता है, लेकिन जब तुम लीडरशिप रोल में हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ता है, कभी कभी अपने ईगो को साइड में रख के और टीम के लिए अपना काम करते हुए। लीडर्स को कभी कभी ये फील होता है कि वो इतने टॉप हैं कि उन्हें ऐसे स्मॉल टास्क में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए, पर सच तो ये है
किसी भी लीडर को सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट तब मिलती है जब वो अपनी टीम के साथ वो छोटे और बोरिंग काम भी करने के लिए रेडी होता है, जो ज़रूरी तो होते हैं पर थोड़े टीडियस लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा डर्टी वर्क करते रहोगे। पर हाँ, कभी कभी ट्रेंचेस में जाना और अपनी टीम के साथ काम करना ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये सॉलिडेरिटी और रेस्पेक्ट का साइन होता है और ये तुम्हें अपनी टीम के साथ इंटरेक्ट करने और उनसे बॉन्ड बनाने का चांस भी देता है। अगर तुम अनप्लीजेंट टास्क में इन्वॉल्व होते हो तो तुम अपनी टीम के पर्सनैलिटीज़ और डायनामिक्स को अच्छे से समझ सकते हो, जो ये देख पाते हैं कि तुम किसके साथ कितनी स्ट्रेंथ है, किसकी वीकनेसेस हैं और किस तरह से हर मेंबर को उन्हें बेस्ट पोटेंशियल तक ले जाया जा सकता है। और ये हमेशा याद रखो, जब तुम्हें टीम लीडर बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे लोगों से सुपीरियर हो। तुम्हारा रैंक ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सबसे ऊपर हो। लीडरशिप का मतलब है रिलेशनशिप बिल्ड करना, और सबसे बेस्ट तरीका अपनी टीम का रेस्पेक्ट जीतने का ये है कि तुम हम्बल रहो और ये ना दिखाओ कि तुम सब कुछ आता है। लोग ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं उन लोगों को जो सीखने की इच्छा दिखाते हैं, सवाल पूछते हैं और हेल्प मांगते हैं। तुम्हारे कंपैरिजन में जो लोग ज़्यादा रेस्पेक्टेड होते हैं, जो ये प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। चैप्टर 4। हर टीम स्ट्रक्चर में जॉब्स और पोजीशंस होते हैं और उन्हें अलग अलग डेजिग्नेशंस भी होते हैं। ये मिलिट्री में तो कॉमन है, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक लीडर का काम ये भी है कि वो अपनी टीम के हर मेंबर को ये समझाए कि उनका रोल ऑपरेशन के सक्सेस के लिए कितना ज़रूरी है। हर पोजीशन को अपना एक रीज़न होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर हायरार्की और रूल को एक रीज़न होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई टीम मेंबर एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करता या ऑर्डर को रेस्पेक्ट नहीं करता तो ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उन्हें ये समझाया नहीं गया कि उनका रोल हायरार्की में कितना एसेंशियल है। हर रोल को उनकी इम्पोर्टेंस समझाना ज़रूरी है। की मैसेज: लीडरशिप का मतलब है अपनी टीम को एम्पावर करना और उन्हें अपने प्लान्स पर ऑनरशिप देना। नेवी सील्स जो प्रैक्टिस करते हैं उसे डिसेंट्रलाइज कमांड कहा जाता है। इसका मतलब है कि हर टीम को अपना एक लीडर होता है, जो जब टीम्स में 8 से 10 लोगों तक होते हैं तो हर मेंबर को कभी ना कभी लीड करने का चांस मिलता है। जब हर टीम मेंबर को अपना गोल क्लियर होता है तो वो खुद डिसीजंस ले सकता है जो उन्हें उनकी गोल को अचीव करने में मदद करें। ये उन्हें इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाता है। डिसेंट्रलाइज कमांड का प्रैक्टिस करना काफ़ी एम्पावरिंग और मोटिवेटिंग हो सकता है, क्योंकि ये हर मेंबर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने का मौका देता है और उन्हें अपने डिसीजंस को एक्सिक्यूट करने की फ्रीडम देता है। इससे टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है और हर मेंबर को ये फील होता है कि वो टीम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसमें टीम लीडर को रोल क्या होता है? देखो, लीडर्स ऑर्डर देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें हर एक प्लान खुद बनाने पड़ते हैं। एक लीडर का असली काम ये है कि वो करंट मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली समझाए, लेकिन टीम को अपना प्लान बनाने का मौका देना चाहिए। जब तुम अपनी टीम को अपना प्लान बनाने का मौका देते हो तो उन्हें अपने प्लान का ऑनरशिप मिलता है, जब एक पावरफुल मोटिवेटर बन जाता है जॉब को कंप्लीट करने के लिए। अब ऑब्वियसली टीम्स कभी कभी ऐसे प्लान्स भी बना सकती हैं जो बिल्कुल परफेक्ट ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपने आइडियाज़ उन पे फोर्सफुली डाल देने चाहिए। हर प्लान को एक चांस मिलना चाहिए। अपना बेस्ट जजमेंट यूज़ करो। अगर जो आइडिया प्रपोज किया गया है वो तुम्हारे प्लान से 70 to 80% इफेक्टिव है तो उन्हें आगे बढ़ने दो और अपना बेस्ट करने का मौका दो। अगर उनका प्लान 50 to 60% आइडियल है तो उन्हें कुछ पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछ के हेल्प करो ताकि वो अपनी मिस्टेक समझ सकें और नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकें। लेकिन अगर उनका प्लान बिल्कुल बेकार है और कोई रिडीमिंग क्वालिटी नहीं है तो बस उन्हें ये कहना पड़ेगा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और कुछ बेटर सोचो। ये अप्रोच तुम्हारी टीम को सेल्फ रिलायंट बनाता है, उनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और उन्हें अपने डिसीजंस पे ऑनरशिप का फील दिलाता है। कभी कभी थोड़ा फ्रीडम देना एक टीम को ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। चैप्टर 5। लीडर होना आसान नहीं होता। हर वक्त तुम्हें कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं और कभी कभी ये प्रेशर होता है कि तुम्हें या तो किसी स्ट्रैटेजी पे पूरा ऑल इन होना होगा
या फिर सब कुछ कैंसिल कर देना होगा। पर लीडर्स को हमेशा ऑल और नथिंग मेंटेलिटी के साथ काम नहीं करना चाहिए। लीड करते वक्त इंट्यूटिव डिसीजंस मेकिंग का यूज करो और हर प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का प्रेशर मत लो। मान लो तुम्हें कुछ इंटेल मिला, तुम्हारा एनिमी टारगेट एक एबंडन्ड बिल्डिंग में रात गुजार सकता है जो तुम्हारे बेस से लगभग 5 घंटे की दूरी पर है। ये इंटेल डेफिनेट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि टारगेट वहाँ होगा और उस एरिया में काफ़ी डेंजरस थ्रेट भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम ये टारगेट कैप्चर कर लेते हो तो रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा हो सकता है। ऐसे रिस्की सिचुएशंस में तुम्हें डिसाइसिव होना ज़रूरी लग सकता है, पर ये ज़रूरी हमेशा बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होती। इसकी जगह तुम इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग का यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम छोटे डिसीजंस लेते हुए सिचुएशन को और एक्सप्लोर करते हो। इससे तुम धीरे धीरे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाते हो बिना किसी बड़ी कमिटमेंट के। अगर तुम्हें अनसर्टेन इंटेल मिला जैसे कि एनिमी वार हाउस में छुपे हुए हैं तो तुम अपने प्लेटून को टारगेट के पास लाने के लिए छोटे मैन्योर्स कर सकते हो, साथ ही रिस्क को भी मिनिमाइज कर रहे हो। हर स्टेप के बाद तुम अपने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को सेट कर सकते हो और इंटेल को दोबारा चेक कर सकते हो ताकि अगर कोई चांसेस हो तो तुम्हारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो। इसी तरह तुम्हें हर स्टेप में मोर क्लैरिटी मिलती है और तुम अपने डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा इन्फॉर्म बना सकते हो बिना किसी बड़ी गलती या रिस्क के। अगर कोई चेंज नहीं होता तो तुम आगे बढ़ते जा सकते हो और चेक करते रह सकते हो। अगर रास्ते में इंटेल गलत साबित होता है तो सेफ्टी वापस भी हो सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ के तुम चांसेस कम करते हो कि कुछ गलती हो। जैसे अक्सर होता है, हमेशा सिर्फ 2 एक्सट्रीम चॉइसेस नहीं होती, तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बस उन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। जब तुम लीडरशिप में बैलेंस, ह्यूमिलिटी और एम्पावरमेंट को अप्रोच और अडॉप्ट करते हो तो तुम्हें अपने इम्पल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी तुम्हारे मन में ये होता है कि तुम अपने टीम के लिए हर प्रॉब्लम का सलूशन देना चाहते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत अच्छा स्किल है हर लीडर के लिए, लेकिन अगर तुम ज़्यादा एगर हो जाते हो स्टेप इन करने के लिए तो तुम अपनी टीम के लिए वैल्यूएबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ दोगे। अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम का सलूशन पता है तो उसे तुरंत मत बना दो। इसकी जगह एक लीडिंग क्वेश्चंस पूछो जो किसी और को अपने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की डायरेक्शन दे सके। जैसे, आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस उन्हें अपनी सोच को एक्सप्लोर करने और सॉल्यूशन तक पहुंचने में मदद करते हैं। आखिरकार ये तुम्हारी टीम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बजाय इसके कि तुम वो इंसान बन जाओ जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो और सब लोग तुम्हें ही जाके पूछते रहें। तुम्हारी टीम को अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस मिलती है और वो अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर्स के रूप में देखने लगते हैं। लीडरशिप में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है ईगो। जब कोई लीडर बनता है तो ये बहुत कॉमन है कि उनका ईगो उन्हें काम में रुकावट बन जाता है। अपनी टीम को सक्सेस की तरफ ले जाने की जगह उनका सिर्फ एक गोल हो जाता है, पर्सनल सक्सेस। ईगो और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब लीडर्स को अपने पीर या किसी और को मैनेज करना पड़ता है जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में उनके बराबर हो। यहाँ पर की मैसेज आता है, हमेशा अपने ईगो को चेक में रखो और ये सीखो कि कब पनिशमेंट देना ज़रूरी है। पीर को लीड करना चैलेंजिंग हो सकता है। आखिरकार तुम्हें इंश्योर करना होता है कि तुम अपने पीर्स के साथ कम नहीं हो। बहुत आसान होता है अपना ईगो दिखाना और सबको ये दिखाना कि तुम्हें लीड कर रहे हो, पर ये मत करो। अपना ईगो साइड में रख दो और उन्हें अपना प्लान बनाने दो। ये वही टैक्टिक्स हैं जो तुम सब ऑर्डिनेट्स को लीड करते वक्त यूज़ करते हो। जो भी तुम्हें डाउट हो, सबसे अच्छा ये होता है कि तुम हाई रोड लो और सोचो, अगर मैं अपने बॉस की जगह होता तो मैं क्या चाहता कि वो इस सिचुएशन में आएँ या क्या करें। याद रखो, अगर तुम्हें अपने लीडरशिप में ट्रस्ट और रेस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें अपने पीयर्स को भी ट्रस्ट और रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। एक और जनरल रूल ये है कि माइक्रो मैनेजिंग कभी भी अच्छा नहीं होता। माइक्रो मैनेजिंग से मैसेज जाता है कि तुम्हें अपनी टीम पे ट्रस्ट नहीं है कि वो अपना काम ठीक से कर पाएंगे। माइक्रो मैनेज
करना तभी ज़रूरी है जब तुम्हें लग रहा हो कि कोई टीम मेंबर अपने परफॉर्मेंस को सुधारने में बार बार फेल हो रहा है। लेकिन जब तुम अपने पीयर्स को माइक्रो मैनेज करते हो तो ये एक साइन होता है कि तुम्हें उनकी एबिलिटीज़ पे डाउट है और ये उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा तोड़ सकता है। इसलिए जब भी पॉसिबल हो उन्हें अपने डिसीजंस लेने दो, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने का मौका दो। अगर तुम्हें लगता है कि किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो उन्हें पोलाइटली और रेस्पेक्टफुली गाइड करो, लेकिन उन्हें अपने डिसीजंस पर ऑनरशिप लेने दो। ऐसे केसेस में हो सकता है कि तुम्हें स्ट्रिक्ट गोल्स सेट करना पड़े, फिर उस पर्सन के साथ रेगुलरली चेक इन करते रहो ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो गोल्स मीट हो रहे हैं। अब बात करते हैं पनिशमेंट की। कब और कितना पनिशमेंट देना चाहिए? जैसे हमेशा तुम्हें एक्सट्रीम ऑनरशिप प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब कुछ गलत होता है तो सबसे पहले ये तुम्हारी लीडरशिप का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कोई इंसान जानबूझ के डायरेक्शंस को इग्नोर करता है या रूल्स को तोड़ता है, चाहे तुम्हें उन्हें क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया हो कि उन रूल्स को रीज़न क्या था। ये सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। आइडियली हर ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए जो ये बताए कि कब कोई विलफुली डिसओबीडियंस करे तो पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा। लेकिन इवन विद अ क्लियर पॉलिसी ये लीडर का काम होता है कि वो अपने डिस्क्रिशन से डिसीजन ले। अपने आप से सवाल पूछो, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें लिनियंसी दिखानी चाहिए? अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना ज़रूरी है तो वो करो, लेकिन अगर नहीं तो फिर पॉलिसी के हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट पनिशमेंट हो वो अप्लाई करो। लीडरशिप में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर तुम अपने टीम के रूल्स को एनफोर्स नहीं करते तो वो तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे, पर अगर तुम हमेशा फेयर और कंसिस्टेंट रहते हो तो तुम्हारा टीम तुम्हें ट्रस्ट करेगा और रेस्पेक्ट करेगा। तो दोस्तों, हम सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑफ लीडरशिप स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स बाय जोको विलिंग। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिए। तो आते हैं चैप्टर 7 पर। तो अब तक हमने क्या नेवी सील लीडरशिप स्ट्रेटजी देखी हैं जो हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अब इस लास्ट चैप्टर में हम एक और बहुत ज़रूरी स्किल के बारे में बात करेंगे, वो है कम्युनिकेशन। दोस्तों, हमने और भी कई ऑडियो बुक्स बनाई हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, आप जाके उसे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर का की मैसेज है अच्छा कम्युनिकेशन बैलेंस्ड फ्रेज देता है, क्लियर गाइडेंस प्रोवाइड करता है और र्यूमर्स को लिमिट करता है। चलो सबसे पहले प्रेज की बात करते हैं। एक लीडर को प्रेज कैसे देना चाहिए? सबसे पहले ये ज़रूरी है कि तुम स्पेसिफिक रहो। ब्रॉड टीम्स में प्रेज करना बचना चाहिए और ओवरबोर्ड भी मत जाना। अगर बहुत ज़्यादा प्रेज दिया जाए तो लोग अपने एफर्ट्स पे ईज कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारी टीम ने अच्छा काम किया है तो उन्हें एक जनरल ग्रेट जॉब कहने की जगह कुछ स्पेसिफिक बोलो। अमित, ग्रेट जॉब, तुमने रूम बहुत अच्छा साफ किया है। जब तुम प्रेज दे रहे हो तो ये भी ज़रूरी है कि तुम उन गोल्स को दोबारा याद दिलाएं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। लोग कभी कभी अपनी पुरानी सक्सेस पे रिलैक्स करने लगते हैं, इसलिए मोटिवेशन लेवल्स को हाई रखना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को ये याद दिलाओ कि ये बस एक छोटा सा सक्सेस था जो तुम्हें बड़ा रिजल्ट अचीव करने की तरफ ले जाएगा। और अगर अपडेट्स दे रहे हो तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि कोई भी पीछे ना रहे। सोचो, एक लंबी लाइन में सोल्जर सिंगल फाइल मार्च कर रहे हैं। जो लोग फ्रंट पे हैं वो सब कुछ समझ रहे होंगे और परफेक्टली रिस्पॉन्स कर पाएंगे, लेकिन जो पीछे हैं अगर उन्हें कुछ नहीं बताया गया तो वो पैनिक कर सकते हैं। ऐसे मत होने देना। सबसे ज़रूरी है कि तुम क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करो ताकि हर कोई अपडेट हो और कोई भी पीछे ना रहे। तुम्हारे टीम को हर वक्त ये फील होना चाहिए कि वो एक टीम का हिस्सा है और सबको पता हो कि क्या हो रहा है। जब लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तभी र्यूमर्स स्टार्ट होते हैं। र्यूमर्स मोटिवेशन लेवल्स को मार देते हैं और मोरल में बहुत प्रॉब्लम्स ला देते हैं। तो इस प्रॉब्लम से पहले ही निपट लो और हमेशा लोगों को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है। जब कुछ गलत हो जाए तब भी सच बोलना बहुत ज़रूरी है। जब तुम ऑर्डर्स दे रहे हो तो सच बोलना और क्लियर बोलना उतना ही ज़रूरी होता है जितना टीम को ये बताना कि उन्हें जो तुम कह रहे हो वो क्यों ज़रूरी है।
ये उन्हें ज़्यादा मोटिवेटेड और फोकस रखता है। अगर तुम्हारे पास अच्छा रीज़न नहीं है तो ये अक्सर ये इंडिकेट करता है कि शायद कोई और बेहतर तरीका हो सकता है काम करने का। और फाइनली, अगर कोई इंसान ऑर्डर्स नहीं फॉलो करता तो तुम एक्सट्रीम ऑनरशिप प्रैक्टिस करते हुए सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, जैसे पूछकर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जिससे तुम्हें अपने रोल्स को इस प्रोजेक्ट में अच्छे से समझने में मदद मिलती है। अच्छे टाइम हो या बुरा, तुम्हारा लीडरशिप रोल सिर्फ तुम्हारी टीम के सक्सेस और वेल बीइंग के में है, ना कि अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। हमेशा अपनी टीम मेंबर्स की बात सुनो और अपने वर्ड्स को क्लियरफुली चूज करो। अगर तुम काम और कलेक्टेड रहोगे तो तुम अपनी टीम के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर पाओगे। तुम्हारे एक्शंस और कम्युनिकेशन से टीम को ये फील होता है कि वो सेफ हैं, ट्रस्टवर्दी हैं और उनकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब आती है फाइनल समरी इस बुक की। आप सुन रहे हैं बुकऑक्स। तो ये जो की मैसेज हमने इस ऑडियो बुक में सीखा वो ये है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप शुरू होती है एक्सट्रीम ऑनरशिप से। इसका मतलब है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो भी मिस्टेक्स तुम्हारी टीम करती है वो तुम्हारी लीडरशिप का रिफ्लेक्शन है। नो एक्सेप्शंस। लीडरशिप को अल्टीमेट गोल है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करना जो म्यूचुअल ट्रस्ट और रेस्पेक्ट पर बेस्ड होता है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी टीम के हर मेंबर को ट्रस्ट और रेस्पेक्ट दिखाना होगा। तुम ये कर सकते हो तुम्हें अपने प्लान्स को लीड करने का मौका देके, जो उन्होंने तुम्हारे दिए हुए गोल्स तक पहुंचने के लिए बनाए हैं। और हमेशा क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करते रहना, चाहे टाइम अच्छा हो या बुरा। और एक अच्छी और छोटी टेक्निकल एडवाइस, सॉरी कहने या माफ़ी मांगने से मत डरो। कुछ लीडर्स तुम्हें ये कह सकते हैं कि माफ़ी मांगना वीकनेस का साइन है, पर ये गलत है। एक्चुअली सॉरी ना कहना ये इनसिक्योर लगता है। सॉरी करना एक्सट्रीम ऑनरशिप का एक हिस्सा है, और जब ये ज़रूरी और सही हो तो तुम्हारी टीम का रेस्पेक्ट जीतने में बहुत मदद करता है। हम सब से कभी ना कभी गलतियाँ होती हैं और उन्हें अपने ऊपर लेने से किसी को इम्प्रेस नहीं होता। ये एक्चुअली तुम्हारी मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रूफ है। अगर तुम्हारे पास हमारी ऑडियो बुक को लेकर कोई फीडबैक है तो हम सुनना चाहेंगे कि तुम्हें हमारा कंटेंट कैसा लगा। बस कमेंट डाउन करिए।